गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पॉल पाथ पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे संसद। और संसद में हम बहुत ही बारीकी से इसकी बातों को जानेंगे और बहुत ही अच्छे से स्टेप टू स्टेप सारी बातों को समझेंगे। और ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसमें आपको जो है, अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो संसद में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा किसी प्रकार का, और बहुत सारी जो है नई बातें भी इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो जो है आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो पॉल पाथ के नाम से हमने अपना टेलीग्राम बना रखा है। @ नहीं लगाना है, आप इससे हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। और प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो आप लिंक के थ्रू भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, तो आप जाके वहाँ पर उन प्लेलिस्ट को अवेल कीजिए। वीडियोस हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं आपकी प्रिपरेशन में। वो बहुत ही आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी, मजबूती देंगी आपकी प्रिपरेशन को, यदि सारी वीडियोज़ को आप एक्सप्लोर कर लेंगे तो। कोर्स वीडियोज़ के नाम से जो प्लेलिस्ट लगी हुई है, तो उसमें कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं। खास करके यूपी टीजीटी पीजीटी के कोर्स से रिलेटेड जो है, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ लगे हैं, बाकी के अपलोड हो रहे हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर फुल कोर्स मिल रहा है। और यूपी के हों या फिर अदर स्टेट के हों, लगभग सिलेबस सेम ही होता है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखेंगे, आज हम संसद शुरू करेंगे और पूरी बातों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। यदि संसद की बात आ ही गई है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि संसद का निर्माण कार्य कब शुरू होता है। तो संसद का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1921 में शुरू हुआ था इसका प्रारंभ। ठीक है। संसद भवन का उद्घाटन कब होता है, यानी कि ये बनकर कब तैयार होती है और कब इसका उद्घाटन किया जाता है? तो ये 18 जनवरी 1928 को ये बनकर तैयार होती है, इसका उद्घाटन होता है। और उद्घाटन किसके द्वारा होता है? लॉर्ड इरविन थे, उनके द्वारा जो है उद्घाटन होता है, इनके द्वारा। ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हम पूरा जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे कि जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे छूटेंगे नहीं, और एक एक पॉइंट को यहीं पर आप समझते हुए और दिमाग में डालते हुए चलिए, ऐसे जो है स्टडी करेंगे। और संसद भवन के अगर वास्तुकार का क्वेश्चन आता है कि संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो आप बताएंगे एडविन लुटियंस, ये जो है संसद भवन के वास्तुकार हैं। प्लस अगर हम बात की जाए कि ये और कहाँ कहाँ के हैं, तो ये संसद भवन के होते हुए, संसद भवन के तो हैं ही, साथ में ये किसके हैं? साथ में ही ये राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, और जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट है, इसके भी वास्तुकार हैं। तो 3 चीज़ों के ये वास्तुकार हैं। ठीक है। कौन? एडविन लुटियंस। लेकिन संसद भवन के 2 वास्तुकार हैं। कौन कौन से हैं? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये 2 वास्तुकार हैं किसके? संसद भवन के हैं। ठीक है। ये दोनों जो हैं संसद भवन के वास्तुकार हैं। लेकिन सिर्फ एडविन लुटियंस की बात करें तो ये 3 चीज़ों में वास्तुकार का रोल प्ले करते हैं। एक तो संसद में, दूसरा राष्ट्रपति भवन, और तीसरा इंडिया गेट। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछी जाती हैं। ठीक है। संसद के गठन की बात करते हैं। संसद के गठन किससे किससे होता है? तो संसद के गठन में एक तो आ जाएंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि आपसे कोई पूछता संसद के कितने सदन हैं, तो आप कहेंगे 2 सदन। कितने सदन? 2 सदन। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है संसद के अंग कितने हैं, तो अंग हैं 3, अंग 3 हैं। तो उन्हीं तीनों अंगों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा। दोस्तों, सारी बातें ध्यान से सुनिए, आज के बाद आपको जो है कोई डाउट रह नहीं जाएगा। ठीक है। और तीसरा अंग क्या है? लोकसभा। ये तीनों जो हैं अंग हैं। ठीक है। ये तीनों अंग हैं। और सदन कितने हैं? 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यदि बात करें कि राष्ट्रपति जो है संसद के गठन में क्यों भागीदार माना जाता है, तो क्योंकि संसद का काम क्या है? कानून निर्माण करना। और कानून निर्माण अगर
होता है, विधेयक जो है लाया जाता है किसी भी सदन में, तो फाइनली वो कानून कब बनता है? राष्ट्रपति के शासन के जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, साइन होता है, उसके हस्ताक्षर के बाद ही वो फाइनली कानून का रूप लेता है। तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति जो है इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, इसके साइन जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का अंग है, और आपके अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को ये जो इसका बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये कार्यपालिका का अंग है, ये कहाँ पर हमें बताया जाता है? अनुच्छेद 53। क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहाँ पर बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 में बताया गया है। और यहीं से ये क्लैरिटी मिलती है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों ये बात एक आपके लिए फाइनल हो गई कि अनुच्छेद 53 जो है ये बात क्लैरिटी देता है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का अभिन्न अंग है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग है, किंतु राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति किसी भी सदन का जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, लेकिन वो अभिन्न अंग है किसका? संसद का। तो देखेंगे यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये जो है इनसे मिलकर के संसद का गठन होता है, ठीक है। ये राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति सब हम अलग अलग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम संसद के बारे में, जो संसद का क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये गठन हो गया। अब हम संसद के सत्र की बात करेंगे, यानी कि जो सामान्य बैठकें होती हैं, संसद में बैठकें चलती हैं, उसे सत्र कहते हैं। और ये सामान्यतः कितने प्रकार की होती हैं? संसद के सत्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो पहला होता है बजट सत्र। पहला क्या होता है? बजट सत्र। बजट सत्र ये कब से कब तक चलता है? ये फरवरी। सामान्यतया इनकी कहीं कोई डेट और फिक्स संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जो सामान्यतया चलन में है तो वो उस पर हम बात करेंगे। तो फरवरी से मई, ठीक है, फरवरी से मई। दूसरा बजट क्या है? दूसरा सत्र किसका होता है? ये होता है मानसूनी सत्र। मानसूनी, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मानसूनी सत्र। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जुलाई से सितंबर, सामान्यतया डेट कोई निश्चित नहीं है, जुलाई से सितंबर, ठीक है, इसके बीच में जो है ये होता है। तीसरे की बात करें तो तीसरा शीतकालीन होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो यानी कि ये सर्दियों में शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। तो एक बजट सत्र होता है, एक मानसूनी सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है तीसरा, और ये नवंबर दिसंबर में चलता है। नवंबर दिसंबर में जो है चलता है, ठीक है। वर्ष में अगर क्वेश्चन आए कि एक वर्ष में कितने अधिवेशन होंगे, कितनी बैठकें होंगी, ठीक है, कितनी बैठकें होनी चाहिए मिनिमम, तो आप आंसर करेंगे 2। आप आंसर करेंगे 2। क्यों? क्योंकि जो 2 ये प्रावधान किया गया है कि जो 2 बैठकें होंगी, इसमें यानी कि 2 सत्रों में अधिकतम जो गैप होगा इनके बीच में, तो कितना होगा? 6 माह। जब 6 माह, जैसे ही 6 माह बीतेगा एक सत्र को, तो दूसरा सत्र तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे दूसरा सत्र हुआ तो इनकी बाध्यता हो गई कि 2 सत्र तो होंगे ही होंगे, ये इनकी बाध्यता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एक साल में कितने सत्र होंगे ही होंगे, बाध्यता है तो 2 होंगे। और फिर जो 2 सत्रों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो अधिकतम 6 माह। यदि कहें कि कितना गैप 2 सत्रों के बीच में, अधिकतम अवधि गैप यानी कि कितना होना चाहिए, तो 6 माह। ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये गैप की बात हो रही है, कितना गैप होगा? 6 माह। और जो है कितने बाध्यता कितनी है इनकी? 2 सत्र तो करेंगे, ये इनकी बाध्यता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आप ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे एक एक चीज़ पर। जब यदि अभी इसी समय क्लास में ही आप फोकस बना लेंगे, तो आगे आपको कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आप क्लास में ही सारी बातें
समझ लेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, मन लगा के सुनिए, फोकस होकर के सुनिए। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो सत्र होते हैं तो इनको आहूत कौन करता है? ठीक है, सत्रों को आहूत कौन करता है? और इनका सत्रावसान यानी कि इनका समापन, सत्रावसान, आहूत मतलब बुलाना, सत्रावसान मतलब मतलब समापन करना, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? ध्यान लगा के सुनिए, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सारे यहीं से बनते हैं और क्लास में यदि आपने एक एक चीज़ उठा ली तो आपको कोई भी जो है किसी भी कंपटीशन में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। ये आप जो है निश्चित करके रख लीजिए। तैयारी जो है स्टार्टिंग से ही यदि आप फुल फोकस्ड हो जाएं तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, आपको कोई सक्सेस से रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है आहूत, लेकिन अपने आप नहीं करेगा, यानी कि वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा, जिसको बोलेंगे स्वविवेक। वो स्वविवेक से दोस्तों बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे करेगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करेगा। किसकी सिफारिश पे करेगा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे करेगा, सिफारिश पे करेगा। क्योंकि अनुच्छेद 74 में, देखते चलिए, अनुच्छेद भी 74 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कहाँ किया गया? 74 में जो है ये प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर क्या देखेंगे कि भारतीय संविधान में सत्र का कोई भी समय का उल्लेख नहीं है कि कौन सा सत्र कब होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको प्रधानमंत्री आहूत करता है और किसकी राष्ट्रपति आहूत करता है और किसकी सिफारिश पे? प्रधानमंत्री की सिफारिश पे आहूत करता है। तो यदि हम सामान्यतः निष्कर्ष पर पहुँचें तो प्रधानमंत्री की इच्छा पर होता है। ठीक है, वैसे तो इसका टाइम जो है फिक्स, मतलब एक प्रकार से सामान्यतः जो फिक्स हो चुका है कि ठीक है फरवरी से मई में ये सेशन होगा, फिर जुलाई से सितंबर वो होगा। लेकिन फिर भी कब बुलाया जाएगा, आहूत किया जाएगा और कब समापन किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ निष्कर्ष में पहुँचे तो प्रधानमंत्री की इच्छा ही चलती है। ठीक है, और देखेंगे कि सबसे लंबा बजट जो है बजट सत्र होता है। यदि बात करें, यहीं पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ये क्या होता है? सबसे लंबा सत्र होता है। ठीक है, सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। और ये सबसे छोटा होता है। कौन सा? शीतकालीन, ये सबसे छोटा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ क्लियर करेंगे। आप बस थोड़ा सा पेशेंस बना करके और फोकस्ड होकर के आप लगे रहिए। एक एक चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर होने वाली है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि संसद का मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य इसका कानून निर्माण करना है। तो संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे हम। ठीक है, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। ठीक है, अब कानून निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है कि विधेयक, यानी कि जिस चीज़ पर हमको कानून बनाना होता है सांसदों को, तो उस जो है सब्जेक्ट पे ये एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं, जिसको बिल भी कहते हैं। तो क्या करते हैं? विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है और ये जो विधेयक जब प्रस्तुत होता है तो ये क्या कहलाता है? प्रथम वाचन, यानी कि विधेयक प्रस्तुत हुआ और जो विधेयक फर्स्ट टाइम संसद में प्रस्तुत हुआ तो उसे किस नाम से जानते हैं? प्रथम वाचन। ठीक है, विधेयक जो है मंत्री के द्वारा यदि रखा जाएगा, मंत्री जो मंत्री पद पर हैं, सांसद जो मंत्री पद पर हैं, यदि उनके द्वारा रखा जाएगा तो वो सरकारी होगा। और यदि अन्य सांसद जो कि मंत्री पद पर नहीं हैं तो वो क्या है?
वो निजी बिल होगा, प्राइवेट बिल कह सकते हैं, वो गैर सरकारी होगा। तो ठीक है, विधेयक रखने के आधार पे कौन कौन से होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। रखने के आधार पे हो रही बात यहाँ पर कि विधेयक जो रखने के आधार पे कौन कौन से होते हैं, तो सरकारी होते हैं और गैर सरकारी, दो तरह के विधेयक होते हैं। सरकारी में क्या होता है, जो मंत्री पद पर होते हैं सांसद, यानी कि जो मंत्री होते हैं वो उनके द्वारा रखा गया विधेयक क्या होता है, सरकारी होता है। और जो मंत्री पद पर नहीं होते हैं, सांसद होते हैं, तो अन्य सांसदों, यहाँ लिख लेते हैं, अन्य इधर कर देते हैं, अन्य सांसदों द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी होता है। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो प्रथम वाचन होता है इसमें होता क्या है, जब विधेयक रखा जाता है प्रथम वाचन होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, उस पर चर्चा होती है कि भाई ये विधेयक लाया क्यों जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें चर्चा होती है प्रथम वाचन में। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उद्देश्यों पर चर्चा होती है। फिर हम करेंगे सेकेंड वाचन की बात। और फिर क्या कहता है, जब प्रथम वाचन हो जाता है तो इसी विधेयक को इसी जो है उसी सदन में जिसमें रखा गया है, तो मैं उसी सदन की बात कर रही हूँ, यानी कि जो साधारण विधेयक हम प्रोसेस में जो है साधारण विधेयक देख रहे हैं, तो चाहे लोकसभा में रखा जाए या राज्यसभा में रखा जाए, किसी भी सदन में रखा जाएगा, तो ये मतलब एक सदन की बात हो रही है, यानी कि ये एक सदन का प्रोसेस हो रहा है। जब एक सदन में ये प्रोसेस हो जाएगा तो वही प्रोसेस जो है दूसरे सदन में होगा, वो हम और देखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि चलो ये जो है लोकसभा में रखा गया है। ठीक है, तो अब लोकसभा में जब प्रथम वाचन हो गया तो विधेयक को द्वितीय वाचन के लिए जो है रखा जाएगा, और द्वितीय वाचन में क्या होगा कि समिति के पास चला जाएगा ये। ठीक है, इसी सदन में जो है द्वितीय वाचन में क्या होगा, द्वितीय वाचन में ये समिति के पास चला जाता है। ठीक है, प्रथम वाचन में डिस्कस होता है, उसके उद्देश्य वगैरह देखे जाते हैं, और जो द्वितीय वाचन होता है, द्वितीय वाचन में समिति के पास चला जाता है, समिति के पास ये चला जाता है। ठीक है, चला जाता है, इसको समिति के पास जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि जो समितियाँ होती हैं तो उसमें बड़े यानी कि जो विशेषज्ञ होते हैं वो बैठे होते हैं, तो उनको पता है कि कैसे बिल को फॉर्म करना है, ये विधेयक को कैसे फॉर्म करना है, और क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे ये इसको बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें स्पेशलिटी जो है मंत्रियों के पास नहीं होती हैं, और ज़रूरी थोड़ी हर मंत्री हर क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, या फिर किसी भी नहीं हो सकता है, या होगा तो एकाक में होगा। लेकिन समितियाँ गठित ही ऐसी की जाती हैं कि वो जो है संबंधित होती हैं उससे, जैसे कि विभागीय समितियां गठित की गई 1993 के दौरान जो ये गठित की जाती हैं, तो ये विभागीय समितियां हर एक विभाग से संबंधित समितियां हैं, तो वहाँ विशेषज्ञ बैठे होते हैं। तो पहले क्या होता है, 1993 से पहले क्या होता था कि जैसे ही विधेयक जो है रखा जाता था इसमें संसद में, तो तुरंत समितियाँ जो हैं क्या है, विभागीय समितियाँ, उनको जो है गठन किया जाता था। फिर समझा गया कि जब समितियां गठित करनी ही हैं तो क्यों ना पहले से करके रखा जाए। उसके बाद जो है 1993 से विभागीय समितियां इसी उद्देश्य से आती हैं। वो हमने संसद की समितियां एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ पर डिटेल में जो है पूरा सब कुछ बता रखा है, तो आप उसको पक्का देखिए, वहाँ से काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो द्वितीय वाचन में फिर समिति द्वारा उस विधेयक पर चर्चा होती है। ठीक है, जो अगर हम बात करें कि असली विधेयक को रूप कहाँ मिलता है और कहाँ जो है खुले रूप से एक सही रूप में चर्चा होती है, विधेयक पर काम होता है, तो ये समितियां होती हैं। ठीक है, ये समितियां ही होती हैं, इसलिए इनको लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, और ये समितियां जो हैं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ये पूरा प्रारूप तैयार करके देती हैं, और जो ये फिर ये सदन में आकर के सिर्फ इसमें हाँ और ना हो जाता है, थोड़े बहुत चेंजेस करके एज इट इज़ ये पास कर दी जाती हैं। तो द्वितीय वाचन में समितियों के पास चले जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस होता है कि तृतीय वाचन। ठीक है, ये तृतीय वाचन में क्या होता है, तृतीय वाचन समझिए, यहाँ पर सदन की राय पता की जाएगी। इस तृतीय वाचन में जो है फिर से रखा जाता है ये विधेयक, जब समिति से एक प्रारूप लेकर के आ जाता है तो फिर क्या होता है, सदन की राय पता की जाएगी,
यदि जो है आवश्यकता पड़ती है तो फिर मतदान भी हो जाएगा। ठीक है। और जो है इसमें जो है एक बात आपको याद रखनी है। कौन सी बात है? यदि आवश्यकता पड़ गई कि भाई चलो मतदान करो, मतदान हो गए, अगर मतदान हो गए और जो है उस विधेयक को वोट मिल गए, ठीक है, बहुमत मिल गया, तब तो वो पास हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड वोट नहीं मिले तो क्या होगा? वो रुक जाएगा, वो वहीं पे रुक हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वहीं पे। ठीक है। यदि उसी जो है विधेयक पे आपको आगे काम करना है सांसदों को, तो फिर से नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा, यानी कि प्रथम वाचन से शुरू काम करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें तृतीय वाचन में रखा जाएगा, सबकी राय ली जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो मतदान होगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो मतदान करवाया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि विधेयक जो है अगले सदन में चला जाता है तृतीय वाचन के बाद। इसके बाद विधेयक अगले सदन में चला जाता है। जैसे हमने इसको एग्जाम्पल लिया था कि ये लोकसभा में हुआ है, तो अब ये राज्यसभा में चला जाएगा। ठीक है, अगले सदन में चला जाएगा। अब सेम प्रोसेस जो है अगले सदन में भी होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस अगले सदन में भी होगा, जो कि अभी आपने यहाँ देखा है, प्रथम वाचन, द्वितीय एंड तृतीय। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात जो है ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जब लोकसभा से पास होकर के विधेयक राज्यसभा में जाता है, तो यदि राज्यसभा ने पास कर दिया तो फिर वो आगे राष्ट्रपति के पास साइन के लिए चला जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन इन केस राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया तो वहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? या तो जो राज्यसभा है पारित करने से मना कर दे, ठीक है, मना कर दे। दूसरा क्या होता है? या तो संशोधन कर दे। ठीक है, दूसरा क्या है? संशोधन कर दे, बिल में कोई संशोधन कर दे। तीसरा क्या होता है कि वो अगले 6 माह तक कुछ करे ही ना उसमें, तो मतलब वो रोक ले बिल को। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन अगर हो जाए तो क्या होगा फिर? ऐसी स्थिति में जब दोनों सदन में गतिरोध हो जाएगा, यानी कि एक बिल को पास होने में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है दोनों सदनों के मध्य, तब संयुक्त अधिवेशन कराया जाएगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की बात आएगी जब दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में, ठीक है, गतिरोध की स्थिति में दोस्तों क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। कहाँ पर? संविधान में। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? 108 के अंतर्गत। ठीक है, 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन कराएगा, ठीक है, कौन कराएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा 108 के तहत। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति कराएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, और दूसरी बात है कि लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है कि लोकसभा अध्यक्ष ये जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, क्या करता है? अध्यक्षता करता है। किसके तहत करता है? 118 के तहत करता है, अनुच्छेद 118 के तहत करता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत गलत होता है। अध्यक्षता 108 के तहत राष्ट्रपति जो है बुलाएगा किसको? संयुक्त बैठक को, लेकिन अध्यक्षता जो है 118 के तहत, 118 यानी कि 118 118 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, दोनों सदनों की संसद कहाँ होती है? सेंट्रल हॉल में होती है। ठीक है, वहीं पर उनको बिठा करके विधेयक फिर से रखा जाता है और सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। एक बात और सुनिए, यदि लोकसभा का अध्यक्ष जो है यदि अनुपस्थिति है तो कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त बैठकों की? तो उपाध्यक्ष करेगा। तो अगर अध्यक्ष जो है अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा का ही उपाध्यक्ष करेगा। बाय चांस इन केस उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर कौन करेगा? बताइए, फिर कौन करेगा? तब करेगा उपसभापति करेगा। ठीक है,
दोनों ही अगर अनुपस्थित हैं तो कौन करेगा? जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो करेगा। यदि हमने मान लिया कि उपसभापति भी गायब है, यानी कि वो भी अनुपस्थित है, ये भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति, ये सभी जो हैं अनुपस्थित हैं, इन केस मैंने मान लिया, तो जो है कौन करेगा? फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया कौन? वरिष्ठ सांसद करेगा, वरिष्ठ सांसद, ठीक है, ये करेगा, वरिष्ठ सांसद करेगा। इसका चौथा नंबर आएगा, ठीक है, इसका चौथा नंबर आएगा। यदि ये तीनों ही उपस्थित नहीं होंगे तब जो है इसका चौथा नंबर आएगा। अब बात कर लेते हैं कि उपसभापति जो है बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो सभापति कहाँ गया? सभापति क्यों नहीं करेगा? भाई जो सभापति है कौन है? राष्ट्रपति है। जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन है? ये जो है उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति होने के नाते वो पदेन सभापति होता है, ये जो है एक पदेन अध्यक्ष होता है। तो जो ये उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है, ठीक है। और ये क्या है कि संयुक्त बैठकों में भाग नहीं लेता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठकों में भाग नहीं लेता है। जब वो भाग ही नहीं लेता है तो अध्यक्षता कहाँ से करेगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो पदेन सभापति होता है, इसलिए संयुक्त बैठक में भाग नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। क्यों जो उपराष्ट्रपति होता है यानी कि सभापति होता है, सभापति ही तो होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, तो वो क्यों नहीं करता है? तो रीज़न आपको बता दिया है कि क्यों नहीं करता है। तो सबसे पहले अध्यक्ष करेगा, नहीं अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपसभापति करेगा, ठीक है। सभापति क्यों नहीं करेगा बता दिया है। और अगर ये तीनों ही अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया वरिष्ठ सांसद जो है अध्यक्षता करेगा, ठीक है। बस यहाँ तक जो है आप ध्यान रखिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि संयुक्त बैठक में जो होती हैं उसमें विधेयक पारित होने के लिए क्या चाहिए? सामान्य बहुमत चाहिए। तो संयुक्त बैठक में नीचे देख लेते हैं इसको, क्या है? संयुक्त बैठक में विधेयक पारित होने के लिए क्या चाहिए? सामान्य बहुमत चाहिए, ठीक है। सामान्य बहुमत चाहिए। अब ये सामान्य बहुमत चाहिए, इसका मतलब है जितने मेंबर उपस्थित हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर के जितने मेंबर उपस्थित हैं तो उनका आधा +1 कर लो, ठीक है, कुल सदस्यों का, ठीक है, आधा +1 कर लो। तो अब इसमें एक बात ये समझने वाली है कि जब भी संयुक्त बैठक होती है तो हमेशा जो ये निर्णय जो होता है लोकसभा के पक्ष में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि 543 जो है ये सदस्य कहाँ होते हैं? लोकसभा में होते हैं, और 245 होते हैं राज्यसभा में। अब देख लो कि दोनों को अगर मर्ज कर दो और फिर इनका आधा निकालो तो ये तो लोकसभा की अकेले जो है मेंबर्स हो जाएंगे, वो कि मतलब इतने वोट दे देंगे, तो जो है पर ये वोट का जो विधेयक जिस चीज़ पर इनका विवाद चल रहा है, जिस चीज़ पर गतिरोध है, तो वो इनके निर्णय जो है इनके पक्ष में चला जाएगा। यानी कि जो लोकसभा की संख्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, वो एक बेनिफिट इनको देते हैं कि डिसीजन अपने पक्ष में लेने के लिए इनका संख्या ज़्यादा होती है ना, डबल होती है, और तो डबल से भी ज़्यादा होती है, तो ये आराम से मतलब निर्विवाद जो है क्या करते हैं कि जो निर्णय होता है अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो हमेशा ये बात रखिए, जब भी क्वेश्चन आए कि यदि संयुक्त बैठक होती तो निर्णय किसके पक्ष में जाएगा? निर्णय लोकसभा के पक्ष में ही जाएगा। ये एक बनी हुई बात है। यहाँ पर हमेशा निर्णय जो है संयुक्त इसके लोकसभा के पक्ष में जाएगा। क्यों जाएगा ये भी क्वेश्चन करता है, क्योंकि इसका जो है स्ट्रेंथ यानी कि
नंबर ऑफ़ मेंबर्स इसमें बहुत ज़्यादा है इसलिए जाएगा। और साधारण बहुमत की वहाँ पर आवश्यकता होती है, यानी कि आधे मेंबर, आधा प्लस 1 कर दीजिए, आधे मेंबर भी अगर वहाँ पर डाल रहे हैं वोट तो क्या होता है कि निर्णय वहाँ पर निश्चित हो जाता है, निर्णय हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा निर्णय जो है, निर्णय लोकसभा के पक्ष में रहता है, संयुक्त बैठक में लोकसभा के पक्ष में रहता है। क्वेश्चन आता है, आप चिंता मत करें, ठीक है। निर्णय हमेशा लोकसभा के पक्ष में होता है कब? जबकि संयुक्त बैठक में ये क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट यहाँ देखिए रह गया कि संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं होता है। किन किन में नहीं होता है? देखो, संयुक्त बैठक का आयोजन किस होता है? जो साधारण विधेयक होते हैं उन्हीं में होता है। यहाँ लिख लेते हैं, संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक पर होती है, ठीक है। साधारण विधेयक पर आयोजित की जाती है या मतलब बुलाई जाती है, आयोजित होती है। संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक पर ही जो है आयोजित होती है। और संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं होता है तो कौन कौन से में नहीं होता है? एक, यदि धन विधेयक होगा तब जो है नहीं होगा, संयुक्त बैठक नहीं होगी। संविधान संशोधन होगा तो भी नहीं होगी। महाभियोग की प्रक्रिया की अगर बात आती है राष्ट्रपति पर तो भी जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। बेसिकली आप ये समझिए कि संयुक्त बैठक का प्रावधान जो साधारण विधेयक है उन्हीं पर हुआ है, ठीक है। ये संयुक्त बैठक की क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको आप डिटेल में मन लगा करके फोकस्ड होकर सुनते रहिए, नोट डाउन करते रहिए और आत्मसात करते रहिए। जितना अभी आप इसको ग्रहण कर लेंगे ये आगे जो है आपको परेशान नहीं करेगा और एग्ज़ाम में आप फुल स्कोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज़ आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो यहीं पर आज सारी चीज़ें आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे हम क्या बात करने वाले हैं कि आज तक जो है संयुक्त बैठक की बात हो रही है ना, तो पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। आज तक जो है भारत में 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। कितनी टोटल? 3 बार। 3 बार संयुक्त बैठक हुई हैं, यानी कि उनका आयोजन किया गया है। संयुक्त बैठक हुई हैं, ठीक है। कब कब हुई हैं वो देख लिए, इम्पोर्टेंट पूछता है। 1961 में होती है, ठीक है। क्यों? दहेज प्रतिषेध, जो ये दहेज अधिनियम आया था तो दहेज विरोध या प्रतिषेध कह लीजिए अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के टाइम पे, ठीक है। दूसरा कब आता है? दूसरा आता है 1978 में, 1978 में, ठीक है। ये कैसा? बैंकिंग सुधार अधिनियम होता है, यानी कि बैंकों में सुधार से संबंधित होता है। बैंकिंग सुधार अधिनियम, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा 2002 में होता है, 2002 में होता है। और ये क्या होता है? पोटा, ठीक है। पोटा को क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो अगर आप कहते हैं हम तो लिख देते हैं, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आपके माइंड से निकल जाए, और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो माइंड से नहीं निकलनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसका फुल फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आतंकवादी निरोधक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आतंकवादी निरोधक अधिनियम, ठीक है। आतंकवादी निरोधक अधिनियम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है कि देख लेंगे कि इनकी अध्यक्षता किसने किसने की, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं और तीन ही बार हुए हैं अभी तक भारत में, और तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो पहला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये किसने किया था? ये अनंत सैनम अयंगर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? अनंत सैनम पहले के लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। तो
इनका हम नाम दिखेंगे यहाँ पर, अनंत, शयनम, अयंगर। अयंगर ये थे लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरे को देखेंगे जो बैंकिंग सुधार वाला 1978 में आया था, तो ये के.एस. हेगड़े थे। इसके के.एस. हेगड़े ये थे, तो के.एस. हेगड़े थे इसके। ये भी जो है क्या थे, ये भी लोकसभा अध्यक्ष थे। तीसरे क्या थे, ये तीसरे थे सईद। तीसरे जो थे सईद थे, सईद थे, और ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो यही जो अकेले उपाध्यक्ष थे, तीनों में से यही अकेले उपाध्यक्ष थे। बाकी जो है सारे मतलब जो दूसरे दो हुई थी उनकी अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष थे उन्होंने ही की थी, यानी कि हेगड़े और अयंगर ये क्या थे, ये दोनों अध्यक्ष थे, बल्कि सईद क्या थे, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष से ऊपर जो है मामला गया ही नहीं, उपसभापति और वरिष्ठ सांसद वहाँ तक मामला गया ही नहीं है अभी इन तीनों अधिवेशन में, ठीक है। और यदि हम बात करें कि जो ये 2002 का पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया था, तो इसको जो है 2004 में मनमोहन सरकार ने पोटा को समाप्त कर दिया था। तो ये जो है इसको मनमोहन सरकार ने समाप्त कर दिया था, मनमोहन सरकार ने समाप्त कर दिया, ठीक है, समाप्त किया। कब? 2004 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि बात करें कि ये जो तीनों संयुक्त बैठक थी, तो इसमें कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों संयुक्त बैठक में जो है पार्टिसिपेट किया है, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों संयुक्त जो ये अधिवेशन हुए थे, इन तीनों में ही जो है पार्टिसिपेट किया है, तीनों में, ठीक है, तीनों में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ तक संयुक्त अधिवेशन की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये सब संयुक्त अधिवेशन से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी सारी बातें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख ली हैं, ठीक है। अब हम वापस संसद पर आते हैं। हमने संसद का क्या देख लिया, संसद का उद्देश्य यानी कि जो कानून बनाने का काम है वो हमने देख लिया कि विधेयक कैसे कैसे प्रस्तुत होएगा और जो है कानून की प्रक्रिया क्या है। इसको हम और भी आगे देखेंगे जब विधेयक में देखेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है और अच्छे से इन सब चीज़ों को समझेंगे। अभी संसद का एक मोटा हम प्रक्रिया समझ रहे हैं, संसद के दायित्व और उद्देश्य को समझ रहे हैं, तो वो देख रहे हैं। बाकी इसके एक एक टॉपिक निकाल के, जैसे राष्ट्रपति हो गया और ये विधेयक हो गए, बजट हो गया, ये सब अलग अलग हम देखेंगे इनको। अभी हम एज अ होल संसद को देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे, अब हम चलेंगे संसद की भाषा का उल्लेख, यानी कि संसद में कौन सी भाषा जो है, संसद की भाषा कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, ये भी देख लें, जरूरी है। तो ये इसका उल्लेख कहाँ है, आर्टिकल अनुच्छेद 120 में जो है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। और लिखा क्या गया है कि संसद भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। क्या हो सकती है? संसद की भाषा क्या हो सकती है? हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है। यानी कि जब संसद कोई सांसद अपनी मतलब बात रखता है संसद में, तो हिंदी में भी रख सकता है, अंग्रेजी में भी रख सकता है, उसके लिए उसको अनुमति लेनी नहीं पड़ती है। लेकिन यहीं पर यदि कोई सांसद अपनी जो है मातृभाषा में बोलना चाहता है, तो उसे संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेनी होगी। यानी कि यदि वो राज्यसभा का में है, अपना बात रख रहा है, तो सभापति से, और यदि वो लोकसभा में अपनी बात रख रहा है सांसद, तो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो दूसरी बात क्या देख लीजिए, मातृभाषा के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। मातृभाषा के लिए क्या है, अनुमति की आवश्यकता होगी संबंधित अध्यक्ष या सभापति से। सदन जो संबंधित सदन है उसके अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन सी भाषा मातृभाषा के उसमें हम इंक्लूड करेंगे, उस कैटेगरी में रखेंगे। तो देखो, जो भाषाएं हमारे उसमें
जिनका उल्लेख अनुसूची 8 में है, संविधान की अनुसूची 8 में जिन भाषाओं का उल्लेख है वही भाषाएं मातृभाषाएं की कैटेगरी में रखी गई हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब मात्र जो अगर हम अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें कितनी है, टोटल जो है 22 हैं, टोटल 22 हैं। मूल में कितनी थी, मूल में 14 थी। ठीक है, और आगे जो है कितनी जुड़ गई, 14 थी और ज़्यादा जुड़ गई, ये 8 जुड़ गई, तो कितनी हो गई, ये हो गई टोटल 22 भाषाएं हो गई। तो ये 22 भाषाएं जो यहाँ पर उल्लिखित की गई हैं यही जो है मातृभाषा है, और इन्हीं भाषाओं को अनुमति लेने के बाद संसद में बोलने का अधिकार है, यानी सांसद अपनी इन भाषाओं के द्वारा अपनी बात रख सकता है, वो भी अनुमति लेने के बाद। हिंदी और इंग्लिश में अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, इसको जो है नोट डाउन करेंगे, माइंड में कर लीजिए, सबसे अच्छी बात है, अदरवाइज अपनी नोटबुक में कर लीजिए। अब देखेंगे कि जब ये 14 भाषाएं थीं मूल संविधान में, तो जो ये 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं तो कब कब जोड़ी गई हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का बनता है। 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन कब होता है, 1967 में होता है। इसके द्वारा क्या है, सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। ठीक है, एक जुड़ गई यहाँ पर। फिर क्या होता है, ये 71वां, ठीक है, 71st जो है ये कब होता है, 1992 में होता है। इसमें क्या है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, एक एक चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसको देखेंगे, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी जाती है। अगर पूछे कि कौन सी एक विदेशी भाषा है, नेपाली, क्या है, ये एकमात्र विदेशी भाषा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम जो है यहाँ से 92 उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 92nd अमेंडमेंट, 92वां अमेंडमेंट होता है। कब होता है, ये होता है 2003 में। ठीक है, 2003 में होता है। याद करने के लिए यहाँ का जो लास्ट डिजिट है वो यहाँ पर फर्स्ट कर देंगे। तो 92वां संविधान संशोधन होता है, 2003 में होता है। इसमें बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली, कई बार आपको हमने इसको प्रैक्टिस में आपको करा रखा है। इसको राइम ऐसे ही लिखिए, ऐसे ही पढ़िए, याद रहेगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और इसको ऐसे ही पढ़िए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, राइम बना लीजिए, आपको भूलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है भाषाएं ऐसे जोड़ी गई। अब क्या होता है कि क्वेश्चन हमेशा आता है कि 4 चीज़ें वहाँ दे दी गई और बोलेगा कि कौन सी भाषा जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो उसका सबसे सही तरीका है कि आप जो है, ये तो आपको याद ही हो गई हैं सारी, जैसे 2-4 बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएंगी। थोड़ी सी भाषाएं और बचती हैं, यानी कि 14 जो मूल में बची हैं, तो उनको याद कर लें। और करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो क्वेश्चन जब आएगा एग्ज़ाम में तो आप वहाँ फंस जाएंगे। तो हम इनको देखेंगे, इनको, जैसे कि पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी देखेंगे। क्या है, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू। तो पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, तो इनको हमने देख लिया। ठीक है, फिर हम देखेंगे हिंदी, संस्कृत, ठीक है, हिंदी, संस्कृत और मराठी और कन्नड़ देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम और ओडिशा, या उड़िया कह लीजिए, उड़िया, ठीक है, ओडिशा या उड़िया, कुछ भी कह लें आप। तो ये भाषाएं, इनको आप अपना भी एक बना सकते हैं ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको आसानी लग रही है। ये हो गई। और फिर बच जाती हैं असमिया और बंगला।
असमिया और बांग्ला ये बच जाती हैं। तो ये जो हैं इनको याद करना बहुत वो नहीं है। पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कन्नड़ और तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, फिर असमिया और बांग्ला। या फिर आप अपना भी राइम बना सकते हैं। इनको राइम बना के याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये सारी जो है भाषाएं यदि आप लर्न कर लेंगे तो आपको जो है वहाँ पर सेग्रीगेट करने में, एग्ज़ाम में कोई भी लैंग्वेज दे देंगे और आपको सेग्रीगेट करने में जो है आसानी होगी। तो ये हमारी टोटल भाषाएं हो गई। और इन भाषाओं को कहाँ, संसद में जो है इन भाषाओं के थ्रू सांसद अपने विचारों को वहाँ पर रख सकता है। तो कौन कौन सी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब जो हैं जोड़ी गई हैं। और मूल संविधान कौन कौन सी है, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, असमिया और बांग्ला। ठीक है, ये सभी हैं और आप इनको जो है याद कर लीजिए। 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। राइम बना करके पढ़िए, याद हो जाएगा और हमेशा जो है आपको ये काम आएंगी। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये कहाँ से, टीजीटी से लेकर के और जो है लेक्चरार तक, यूजीसी नेट तक जो है ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपकी मजबूरी है लर्न करना। और बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 8 तो आपकी ज़बान पर आ ही गई होंगी और बची जो है 14 हैं, ये भी 2-4 बार पढ़ लेंगे, आ जाएंगी। तो अब हम क्या है, अभी तक ये हो रही थी संसद की भाषा की बात हो रही थी, जो कि हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठा लिए हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे। ठीक है, कुछ भी कम नहीं पढ़ना है और कुछ फालतू नहीं पढ़ना है। 2 एम लेकर के चलना है, कम भी नहीं और फालतू भी नहीं। ठीक है, अब हम संसद की प्रक्रिया देखेंगे, लेकिन आज का काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, आज नहीं देखेंगे, इसको हम कल देखेंगे। संसद की प्रक्रिया देखेंगे, इसमें प्रश्न काल देखेंगे, जो किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे उनके जवाब दिए जाते हैं और कब जो है संसद के सत्र किस टाइम से किस टाइम तक होते हैं, सारी बातों पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। और ये विश्वास रखिए कि आपका कोई भी पॉइंट, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और यदि रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कीजिए, आपका डाउट जो है श्योरिटी के साथ जो है सॉल्व किया जाएगा, यानी कि मैं उसका आंसर दूंगी। बाकी मैं कुछ रिस्पॉन्स करूँ ना करूँ, लेकिन यदि कोई आपका डाउट है तो मैं आपको पक्का दूंगी। ठीक है, तो आज की सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट निकलते रहते हैं जो कि आपको पोल साइंस के प्रिपरेशन में मदद करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए वीडियो में।